वाराणसी में सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बीजेपी सरकार ने महंगाई को बढ़ाया। 7 साल में धार्मिक नगरी की दुर्दशा भी है। खाद, डीजल, पेट्रोल के साथ बिजली के दामों में काफी इजाफा हुआ। वहीं 7 साल में पढ़ाई की फीस में भी काफी वृद्धि हुई है। हालांकि गुंडा नियंत्रक विधेयक संशोधन लाने की आवश्यकता है। जब यह सवाल सीएम से पूछा गया तो वह तिलमिला गए। इस पर आइए सुनते हैं सपा प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कहा। कि उत्तर प्रदेश में कौन सा कानून लागू है? केवल आपके खिलाफ बोलने वाले और देश के संविधान के अनुरूप बोलने वाले लोगों का दमन करना कानून है। अगर लोकतंत्र में चौखंबा राज में जितना रोल विधायिका का है, जितना कार्यपालिका का है, जितना न्यायपालिका का, उससे कम न्याय हमारे मीडिया का नहीं है। और मीडिया ही जनता की बात को सरकार तक और सरकार की बात को जनता तक मीडिया ही लाता है। पत्रकार भाई हिलाते हैं। जनता की बात सरकार को और सरकार की बात जनता को, और विपक्ष की बात भी सरकार को, और विपक्ष की बात जनता को, और जनता की बात विपक्ष द्वारा सरकार के सामने लाई जाती है। तो विपक्ष को किन किन शब्दों से नवाजा जा रहा है, ये देश का दुर्भाग्य है। व्यक्ति हमने आमदनी बढ़ा दी, दुगना कर दिया। कहा पर व्यक्ति आमदनी 95,000 रुपये प्रति व्यक्ति हो गई। 4 वर्ष के अंदर मुख्यमंत्री ने हर व्यक्ति की आमदनी में दोगुना कर दिया। हमने सदन में मुख्यमंत्री जी से पूछा, ये आंकड़ा कहाँ से लाए हैं आपने दुगुना कैसे कर दिया? हर आदमी चिल्ला रहा है, परेशान हो रहा है कि हमें कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, हमारी दुकान नहीं चल रही है। किसान कह रहा है हमारी फसल का दाम नहीं मिल रहा। हमें लाभकारी मूल्य देने की बात की थी सरकार ने। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की बात कही थी सरकार ने। न स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हुई, न फसल का लागत मूल्य मिला, और आमदनी दुगुना हो गई। अगर एक व्यक्ति की 95,000 रुपये पर व्यक्ति की आमदनी हो गई उत्तर प्रदेश की, तो फिर गरीबी की रेखा के तो ऊपर सब व्यक्ति हो गए। वहाँ मुँह की खा रहा है। अभी बंगाल में बेईमानी से बिहार में, झारखंड में बीजेपी हारी, छत्तीसगढ़ में बीजेपी हारी, मध्य प्रदेश में बीजेपी हारी, राजस्थान में बीजेपी हारी, दिल्ली में बीजेपी हारी, पंजाब में बीजेपी हारी। अब उत्तर प्रदेश के अंदर देश के प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री, उप मुख्यमंत्री को सर्टिफिकेट देने आ रहे हैं। सर्टिफिकेट देने आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने कानून का राज ला दिया। अब कानून के राज की बात उत्तर प्रदेश में आकर के देश के गृह मंत्री को। अभी आपने पंचायत के चुनाव में देखा कि माननीय श्री अखिलेश यादव जी के द्वारा अधिकृत उम्मीदवार और या समाजवादी विचारधारा के उम्मीदवार जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत के सदस्य के चुनाव में भारी बहुमत से जीते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने डीएम और एसपी को आगे करके, पुलिस को आगे करके, काला धन का इस्तेमाल करके, जिस काला धन को कहा था कि हम काला धन खत्म कर देंगे, नोटबंदी कर दिया। नोटबंदी करके कहा काला धन खत्म कर देंगे। अभी जो उत्तर प्रदेश के 75 जिले में चुनाव हुआ है, उसमें बीजेपी ने किस धन का इस्तेमाल किया है? ये सारा प्रदेश जानता है कि बीजेपी दोहरे चरित्र की पार्टी। कभी हम लोगों की नीयत खराब नहीं रही। जो सच है सच है। एक सर महंगाई पे सर आपने कहा महंगाई बढ़ी हुई है, लेकिन तमाम भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आप आरोप लगा रहे हैं कि मीडिया का दुरुपयोग हो रहा है, चाहे जो भी आरोप प्रत्यारोप। अरे आप गलत बोल गए। नहीं, आप मैंने कहा मीडिया का दुरुपयोग नहीं कहा। नहीं, आप अपने शब्द ठीक है। शोषण कर रहे हैं। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि मीडिया गलत कर रहा है। मैं ये कह रहा हूँ मीडिया जनता की बात को सरकार तक पहुँचाता है और सरकार की बात को जनता तक पहुँचाता है, और विपक्ष की बात को सरकार तक और विपक्ष की बात को जनता तक पहुंचाता है, और जनता की बात विपक्ष जो है सरकार के सामने कहता है। और मीडिया की वजह से अभी हमारा लोकतंत्र लोगों के निगाह के सामने है। जिस दिन मीडिया गलत हो जाएगा, लोकतंत्र बहुत कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि मीडिया चौथा स्तंभ है। अगर चारपाई का एक पाव खराब हो जाएगा तो लोकतंत्र बचेगा नहीं। कहीं आपको से जल्दी भारतीय जनता पार्टी हटे और समाजवादी सरकार आए और अखिलेश यादव जी आए, ये जनता चाहती है। इस बात का आभास अभी पंचायत के नीचे के चुनाव में आभास हो गया। इसीलिए बीजेपी पूरी ताकत के साथ पूरे देश का
यहीं उद्योगपति लगाएंगे, यहीं पर पूरे भारतीय जनता पार्टी के नेता लगाएंगे और चुनाव को किसी भी तरीके से जीतने की साजिश कर रहे हैं। लेकिन लोकतंत्र में जनता को अधिकार है और जनता ने मन बना लिया है कि बीजेपी हटाना है और अखिलेश यादव जी को लाना है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी अपने बूथ प्रबंधन को, अपने कार्यकर्ताओं के संगठन को मतदाता सूची में संशोधन करके छूटे हुए मतदाताओं को जोड़कर और नए जो 18 वर्ष के नौजवान हैं उनको मतदाता सूची में जोड़ने का काम करेंगे। अपने बूथ प्रबंधन के माध्यम से इस जालिम अत्याचारी हुकूमत को हटाने का काम करेंगे। बड़े बड़े एनालिसिस लोगों से, मीडिया के लोगों से बहुत जानकारी और महंगाई के जो रेट हैं, जो आंकड़े हैं, तो सब लोग मीडिया से पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल हम लोग कह रहे हैं, हमारे देश का मीडिया लोकतंत्र की खूबसूरती है और मीडिया के माध्यम से जनता को और राजनेताओं को जानकारी मिलती है। जो बात आप 1 मिनट में दिखा देंगे उसे हमें बहुत दिन लगेंगे। तो जानकारी सबको मिलती है और मीडिया चौथा स्तंभ है। और मैंने मीडिया को कहा है कि मीडिया अगर जिस दिन हमारा कमज़ोर किया जाएगा, जब दमन किया जाएगा, तो लोकतंत्र सुंदर नहीं होगा, लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा। लेकिन वो जाति जनगणना का आंकड़ा खोला नहीं गया। 2021 में पुनः जाति जनगणना अभी जो अप्रैल में होना था वो कोरोना की वजह से रोक दिया और हमारी मांग है कि जाति जनगणना हो ताकि दूध का दूध, पानी का पानी साफ हो जाए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अब्बू जान अखिलेश यादव को क्या है? अब्बू जान, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अब्बू जान, वो अपने पिताजी कहते हैं, वो अपने पिताजी को जो कहते होंगे वही तो बोलेंगे। छोटे दल अब समाजवादी पार्टी की तरफ देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी में टक्कर हो रहा है, तो समाजवादी पार्टी क्या छोटे दलों के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार है? देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने आपके चैनलों के माध्यम से, मीडिया के अखबार के माध्यम से बराबर कहा है कि बड़ी पार्टियों से गठबंधन करना हमारा साझा अनुभव सही नहीं है। हम छोटे छोटे दलों को एडजस्ट करेंगे। ओम प्रकाश राजभर जी ने भी कल यहाँ पर बयान दिया था कि वो समाजवादी पार्टी के साथ जाना चाहते हैं, तो क्या आप लोग स्वागत करेंगे उनका? जो समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी को अपना नेता मानेगा, जो उनके सिद्धांत विचारों पर चलना चाहेगा, हम उनका स्वागत करेंगे। राजभर जी के बारे में क्या ख्याल है? लेकिन भागीदारी संकल्प मोर्चा कहना है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो 5 साल में 5 मुख्यमंत्री और 20 डिप्टी सीएम बनेंगे, तो क्या इस मुद्दे को लेकर भी तैयार रहेंगे आप लोग? मुझे कोई जानकारी नहीं। भाई बात करना चाहेंगे तो आप लोग समय देंगे उनको? वो जहाँ भी बात करना चाहते हैं उनकी बात हो जाती है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव से 2 साल तक बात नहीं हुई, लेकिन अब सीएम के रूप में उन्हीं को देखा जा रहा है। प्रदेशवासी भी चाह रहे हैं और वो अभी चाह रहे हैं कि सीएम अखिलेश यादव ही बने। तो मैंने तो कह दिया ना कि जो भी माननीय अखिलेश यादव जी को नेता मानेगा और माननीय अखिलेश यादव जी की नीतियों, विचारधारा, कार्यक्रमों को मानेगा, उनमें अगर कोई छूटा कार्यक्रम या विचारधारा होगी उसको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अंगीकार करेंगे और छोटे जिलों को एडजस्ट करेंगे। जो अन्य राज्यों से पार्टी आ रही है, जैसे वीआईपी हो गई, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी हो गई, आम आदमी की पार्टी हो गई, तो क्या इससे आपका चुनाव और कठोर हो जाएगा या फिर आपके लिए आसान हो जाएगा? ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सबको वोट डालने का, सबको चुनाव लड़ने का अवसर है। नहीं, मतलब आप लोग की क्या होगी? आप लोग के लिए थोड़ा सा हमारा लक्ष्य है 351। अच्छा, समाजवादी पार्टी का लक्ष्य है उत्तर प्रदेश में 351 सीटें जीतना। उसमें आपके भी सहयोग से अपील है हमारी। नहीं, मतलब जो पार्टी चाहे कहीं से भी आ जाए, या बीजेपी रहे, या कोई भी पार्टी रहे, मतलब 351 आपको जीतना है। 351 समाजवादी पार्टी का लक्ष्य है उत्तर प्रदेश में सीट जीतना। लेकिन डिप्टी सीएम तो आप लोग को बरसाती मेढक बताते हैं। वो जिस स्वभाव के हैं वो दूसरे को वही समझ रहे हैं। नहीं, वो बार बार कहते हैं, वही बार बार जो जिस स्वभाव का होता है वो इस तरीके की बात करता है। महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, किसानों की फसल की लूट,
मजदूरों को मजदूरी न मिलना, विद्यार्थियों के साथ नाइंसाफ़ी, अभिभावकों को परेशान करना बीजेपी के द्वारा और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना समाजवादी पार्टी के ये प्रमुख मुद्दे होंगे और मुद्दे पूरी तरीके से हमारी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। पिछड़ी जाति के उत्पीड़न का भी मुद्दा आप ही की पार्टी लेके चल रही है। हम हर आदमी के उत्पीड़न का मुद्दा उठाते हैं। हम समाजवादी लोग हैं। हम अन्याय, शोषण, अत्याचार और संविधान विरोधी जो भी काम करेगा उस पर हम संघर्ष करते हैं, करते रहेंगे। अच्छा, ओबीसी को लेकर एक बड़ी लड़ाई है। बहुत सारे जो एनडीए घटक दल है खुद जातिगत जनगणना के पक्ष में है। क्या आप लोग भी पक्ष में होंगे? समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर माननीय प्रोफेसर रामगोपाल जी ने उठाया था मुद्दा, और विधान परिषद में मैंने और राम गोविंद चौधरी जी ने विधानसभा में उठाया था कि भारत की जातीय जनगणना होनी चाहिए, चूँकि 10 वर्ष में एक बार जनगणना होती है। तो जातीय जनगणना हो जाए और सबको अपनी जाति के बारे में, संख्या के बारे में पता चल जाए, कोई किसी के ऊपर हकतलफी का आरोप न लगाने पावे। इसलिए जातीय जनगणना की समाजवादी पार्टी की पुरानी मांग है। इस पर माननीय मुलायम सिंह जी ने अपना परिचय दे दीजिए। मैं जितेंद्र सिंह पटेल, जिला अध्यक्ष लोहिया वाहिनी, वाराणसी। जितेंद्र जी, लोहिया वाहिनी के जिला अध्यक्ष है, आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। 2022 में जो आज नरोत्तम पटेल जी ने कहा है कि 351 का उनका लक्ष्य है, तो उसको लेकर के किस स्तर से आप लोगों की तैयारियां हैं? अब हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने जिसको बोला है कि 351 के ऊपर, हम लोग का मकसद है कि हम लोग बूथ स्तर से कार्यकर्ताओं को उठाते हुए 351 की जगह उन प्रदेश अध्यक्ष जी का निर्देश है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का माननीय अखिलेश यादव जी का निर्देश है कि 351 हमको कम से कम। तो हम लोग का उद्देश्य है, हम एक आम कार्यकर्ता हैं, तो मैं चाहूँगा कि 351 जगह हम लोग 351 नहीं 400 सीटें लाएँ। अभी आप लोगों को देखा कि हाल ही में चुनाव हुआ, जिला पंचायत, ग्राम सभा, सभी चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बहुत बड़ी जीत हासिल की। बट प्रशासन के दबाव में हम लोग का यहाँ पे सरकार नहीं बन पाया, अध्यक्ष नहीं हो पाए, थोड़ी सी उसमें हम लोग को परेशानियाँ हुई। बट अभी आगे आने वाले चुनाव 2022 में हम लोग पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने का काम करेंगे। भैया अखिलेश यादव के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। माननीय नरेश उत्तम जी के बातों को अमल करने की कोशिश करेंगे। जितेंद्र जी, एक 2022 का स्लोगन है आपके सपा सरकार का कि खेला होवे। इस बार कितना युवाओं में यह पैठ बनाई? युवाओं में पैठ ये भी है कि नीचे से ऊपर तक सभी लोग जुड़ रहे हैं, हर बिरादरी के लोग जुड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी किसी एक बिरादरी का नहीं है, इसमें हर पंडित जी हैं, ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं, सभी लोग इसमें जुड़ रहे हैं और बड़ी मात्रा में जुड़ रहे हैं। जैसा कि आप लोगों ने कल देखा होगा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हुआ तो उसमें बहुत बड़ी मात्रा में लोग जुड़े हैं। महान दल उसमें एक आए, उसमें सभी हम लोग में विलय हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से हम लोग की पार्टी और मजबूत होती जा रही है। लोगों ने देखा होगा पिछले चुनाव में शिक्षक स्नातक MLC हम लोगों ने दोनों सीट निकाली, तो उसी को देखते हुए हम 2022 में कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक सीट बनारस में निकालें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।